नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में। हम आज आपके लिए जो 3 खबरें लेकर आए हैं, पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां योगी सरकार ने चुनाव से पहले भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स की भर्तियां होंगी, इसके लिए बजट भी रखा गया। लेकिन इन कर्मियों का, आउटसोर्स कर्मियों का फ्यूचर क्या होगा, यह आपको हम खबर के द्वारा बताएंगे। इसी के साथ हम आपको दूसरी खबर बांग्लादेश से, जहां 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। बांग्लादेश के आगामी पीएम तारिक रहमान कौन है? तारिक रहमान के पीएम बनने से कौन से भारत के संबंध बेहतर होंगे क्या, और यह भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर कि और आखिरी खबर कि कानपुर से हिट एंड रन केस के आरोपी शिवम मिश्रा की, जिसको कोर्ट से केवल 7 घंटों में जमानत दे दी गई। आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने, यानी कि कल ही, इस केस से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की थी और आज फिर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि यह हिट एंड रन के आरोपी शिवम को महज 7 घंटे के भीतर रिहाई दी गई। तो इसके पीछे की कहानी क्या थी, इस खबर का भी हम पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन अब पहली खबर से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव से पहले आउटसोर्स के जरिए 20,000 से ज्यादा पदों को भरने की तैयारी की है। इसका संकेत बजट में की गई बड़ी बढ़ोतरी से भी मिला। सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपीसीओएस के लिए 426 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 2,223.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बजट बहुत बढ़ा दिया गया। अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती थी, जिससे वेतन में देरी और शोषण की शिकायतें आती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने यूपीसीओएस का गठन किया है और इसी के तहत आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, उनका चयन किया जाएगा। अब सभी भर्तियां निगम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होंगी। भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण मिलेगा। न्यूनतम सैलरी होगी 16,000 रुपए और साथ ही कर्मचारियों को कई सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन सवाल कई उठते हैं। उससे पहले यह भी समझिए कि 2019-20 से 2026-27 तक निगम के बजट को 3 गुने से भी अधिक बढ़ाया गया और यह बढ़ोतरी नई भर्तियों, वेतन सुधार और सेवा शर्तों में बदलाव के लिए है। 2003 बैच की वरिष्ठ आईएएस अमृता सोनी को निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया। जल्द ही विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। लेकिन अब इसी से, यानी कि इस खबर से जो सवाल उठेंगे, पहले आपको वो सवाल दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा ग्राफिक्स चलाइए पीसीआर। सवाल, क्या चुनाव से पहले 20,000 आउटसोर्स भर्तियों की टाइमिंग राजनीतिक है? सवाल नंबर 2, 426 करोड़ बढ़े बजट से वास्तव में कितने पद भरे जाएंगे? जो बजट बढ़ाया गया उससे कितने पद भरे जाएंगे? क्या भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शी होगी या प्रक्रिया में देरी होगी, जो अक्सर हम देखते आए हैं? भले से ही नया निगम बनाया गया। आरक्षण में 21% एससी, 2 एसटी, 27 ओबीसी और 10 ईडब्ल्यूएस प्रावधान जमीनी स्तर पर कैसे उतरेगा, यह सवाल भी बड़ा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट, न्यूनतम सैलरी 16,000 से लेकर 20,000 रुपए वेतन है। महंगाई के हिसाब से पर्याप्त है क्या? क्या वो कर्मचारी अपना परिवार पाल सकता है क्या? 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति के बाद कर्मचारी का भविष्य क्या होगा? क्या फिर से सड़कों पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा? सवाल लाजमी है, क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण का मौका मिलेगा? क्या उन्हें परमानेंट किया जाएगा? क्या परमानेंट को लेकर कोई व्यवस्था है क्या? क्या यह कदम प्रशासनिक सुधार है या चुनावी रणनीति है? और यह सवाल बड़ा है।
अब अगले ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको दिखाएंगे कि पर्दे के पीछे क्या है और हम आपको दिखाएंगे कि इस खबर का पोस्टमार्टम क्या कहता है। उससे पहले खबर का इतिहास समझिए। पहले आउटसोर्स भर्तियां निजी एजेंसियों के जरिए होती थी और जिनमें तमाम तरह की दिक्कतें उस समय पर देखी गई। वेतन कटौती होती थी, देरी होती थी वेतन में, शोषण की खबरें लगातार आती थी, शिकायतें मिलती थी कि कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं होगा और ये अभी नहीं, ये पहले से ही विपक्ष का आरोप रहा कि आउटसोर्स वाले में आरक्षण का प्रावधान बेहतर तरीके से नहीं होता है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से सीधे नियंत्रण की मांग उठाई कि डायरेक्ट सरकार के नियंत्रण में चीजें रहें। अब निगम बनाया गया तो उसका किस तरह से इंप्लीमेंट होगा वो भी देखना होगा। साल 2019-20 में आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर खर्च में बढ़ोतरी की शुरुआत हुई क्योंकि पहले जो पे स्केल था वो और भी कम था, फिर उसके बाद बढ़ाया गया। बजट में साल दर साल इजाफा देखा गया। आउटसोर्सिंग के लिए जो बजट का प्रावधान है, जो अलग से अमाउंट होता है, वो हर साल बढ़ा हुआ देखा। अब जरा नेक्स्ट ग्राफिक्स लेकर आइए। अब ये जो यहां से हमने आपको सवाल दिखाए, खबर का इतिहास समझाया और यहीं से वो तमाम चीजें हैं कि आखिर क्या व्यवस्था बेहतर होगी, आखिर क्या जो हम लगातार खबरें देखते हैं, हमने अभी की ज्यादा दिन या ज्यादा घंटे नहीं हुए, अभी अगर आप 20 घंटे पहले, 24 घंटे पहले अगर आप चले जाएंगे तो उसी में आप देखेंगे कि कई जगहों पर धरना प्रदर्शन देखा। प्रयागराज में कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन देखा आउटसोर्स कर्मचारियों का और उसके साथ जो है कई जिलों में आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो है धरना प्रदर्शन दिया। कहीं नियमितीकरण की मांग थी, कहीं सैलरी की मांग थी, कहीं जो है और तमाम सरकारी सुविधाओं की मांग थी। अब सवाल यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट नौकरी होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी, आखिर इसमें कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा, 3 साल बाद उनका क्या होगा, रिटायरमेंट तो इसमें कोई प्रावधान होगा नहीं, फिर उनके परिवार कैसे 16 से 20 हजार रुपए में एक व्यक्ति अपने परिवार का लालन पालन पोषण कैसे करेगा, सवाल यह भी होगा। या फिर इस भर्ती के 3 साल बाद, कम से कम 3 साल बाद, क्या हम वो स्थिति देखेंगे कि फिर से ये लोग सड़कों पर हैं, कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा है, कोई सैलरी की मांग कर रहा है, कोई तमाम व्यवस्थाओं की मांग कर रहा है, सुविधाओं की मांग कर रहा है, तो क्या वो धरना प्रदर्शन देखने के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार रहना होगा क्या? ये जो सवाल हैं, ये सवाल बड़े हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में, संविदा भर्ती में, आउटसोर्स भर्तियों में अक्सर हमने ये देखा है, शिक्षा मित्रों का मामला हो या फिर और इस तरह की तमाम नौकरियां हो। अब ये पूरी कहानी हमने आपको समझाई। अब जरा दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार करके बहुत आगे निकल गई। अब तक 286 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें मिली। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी। 2008 से 2024 तक शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत हासिल कर ली। वे पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद अपने देश यानी कि बांग्लादेश लौटे थे। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रमुख तारिक रहमान को फोन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके भी कुछ कहा है और उन्होंने बधाई देते हुए क्या कुछ कहा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर
मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। इन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। लेकिन अब यहीं से एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर विशेषज्ञ इस पर क्या मानते हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर तारिक रहमान कौन है। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। खबर का इतिहास अब आपको दिखाते हैं। कौन है तारिक रहमान? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बड़े बेटे हैं तारिक रहमान। मौजूदा पद तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी कि बीएनपी के अध्यक्ष हैं तारिक रहमान। आरोप उन पर 2004 के आगामी लीग की रैली में ग्रेनेड हमले और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए, जिसके चलते उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन तारिक रहमान 2008 में इलाज का बहाना बनाकर बांग्लादेश से बाहर चले गए और उसके बाद 17 साल बाद फिर से बांग्लादेश दिसंबर के महीने में लौटते हैं। 18 साल बाद देश में लौटे और इस दौरान वो लंदन रहे, यानी कि 18 साल तक देश से भागने के बाद बीमारी का बहाना बनाकर वो लंदन में रहे। तारिक रहमान जूम कॉल और डिजिटल मीडियम की मदद से पार्टी चला रहे थे। उनकी मां भी जिंदा थी, जिनका निधन दिसंबर के लास्ट में आकर हुआ। 25 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश वापस आए तारिक रहमान और उसके बाद ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष भी घोषित किया गया। 9 जनवरी 2026 को बीएनपी अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला आधिकारिक तौर पर। अब खबर के सवाल क्या कुछ हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं जरा। सवाल, 20 साल बाद सत्ता में वापसी कैसे संभव हुई? क्योंकि एक तो पुरुष प्रधानमंत्री का बनना और उसके बाद खालिदा जिया के बाद से लगातार शेख हसीना का रहना, लगभग 1 साल में कुछ ही महीने कम 1 साल से ज्यादा हो गया बांग्लादेश की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगे हुए। 35 साल बाद पुरुष प्रधानमंत्री का बनना, क्या जमात गठबंधन भविष्य में चुनौती देगा? यह सवाल बड़ा है। और इसी के साथ सवाल यह भी कि भारत की प्रतिक्रिया का कूटनीतिक अर्थ क्या है, क्योंकि जैसे ही जीत हुई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई देना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बधाई देना, क्या नई पार्टी स्थिरता दे पाएगी? तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश में राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ेगा? जो स्थिति हमने देखी, हिंदुओं पर अत्याचार की स्थिति, भारत से बिगड़ते रिश्ते, पाकिस्तान के करीब जाता बांग्लादेश, चीन के करीब जाता, ये जो तमाम चीजें हैं, ये सवाल अपने आप में बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद बीएनपी की चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख नजरुल इस्लाम खान ने पार्टी और उनके प्रमुख तारिक रहमान को बधाई संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए से हम दिखाते हैं, हम सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। Thank you. We also on behalf of our party thank him and we believe that under the leadership of our leader Mr. Tariq Rahman the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. Thank you. We also on behalf of our party thank him और विशेषज्ञों का इस पर यह मानना है कि पाकिस्तान को ज्यादा खुशी तब होती जब बांग्लादेश में जमात इस्लामी की सरकार बनती। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि इस्लामाबाद एकमात्र क्षेत्रीय खिलाड़ी होगा जो जमात की जीत का स्वागत करेगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कानूनी मुद्दों के कारण 3 निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे स्थगित कर दिए
और वो सीट है शेरपुर 2, चटगांव 2 और चटगांव 4। अब यहीं से आप इस स्थिति को भी समझ सकते हैं कि आखिर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या अब रिश्ते सुधरेंगे या फिर स्थिति और बिगड़ेगी। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो किस तरह की कूटनीति रखेंगे, या फिर बांग्लादेश की जो विदेश नीति है वो बदलेगी क्या, यह सवाल अभी भी बरकरार है। कानपुर आपको लेकर चलेंगे। कानपुर की सड़कों पर हुए हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट केस में अब कानूनी और सियासी हलचल तेज हो गई है। करोड़पति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को अदालत से जमानत मिल गई। कोर्ट ने 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग और 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर राहत दी है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा कि कार खुद शिवम चला रहे थे, जबकि बचाव पक्ष का कहना कि ड्राइवर मोहन लाल ड्राइविंग सीट पर था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जांच में शिवम के ही गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई है। वहीं ड्राइवर ने अदालत में सरेंडर करने की कोशिश का दावा किया कि हादसे के समय वही वाहन चला रहा था। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शुरुआत में हिरासत में लेकर छोड़ देने पर थाना प्रभारी निलंबित हो चुके हैं। समझौते की अर्जी, ड्राइवर का बयान और पुलिस की जांच, इन सब के बीच एक केस सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं बल्कि प्रभाव, पैसा और कानून की कसौटी बन गया है। अब आपको जरा सवाल दिखाते हैं कि अभी और सवाल महत्वपूर्ण जो हैं वो क्या उठ रहे हैं। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी में 4 दिन क्यों लगे। आप सोचिएगा कि गिरफ्तार करने में तो 4 दिन लगते हैं और छोड़ देने में 4 घंटे में जमानत। आप सोचिएगा कि कैसी प्रक्रिया है, कानून व्यवस्था है, कितना यकीन किया जाए, कितना भरोसा किया जाए। अगर यह कोई आम आदमी होता तो क्या चंद घंटों में जमानत मिल जाती? और यह सवाल हम पूछेंगे, यह जरूरी है। अगर ड्राइवर चला रहा होता तो पुलिस जांच में शिवम का नाम क्यों है? और कानपुर की पुलिस जो बार बार शिवम की गिरफ्तारी, उसको सजा दिलाने की बातें कर रही थी, ढोंग था क्या? क्या सीट बदलने की कहानी तकनीकी जांच में साबित हो पाई क्या? ड्राइविंग सीट से उतरने वाले विजुअल हमने कल आपको दिखाए थे, शिवम उतर रहा था, तो फिर कैसे ड्राइवर कोई और हो सकता है? शिकायतकर्ता के समझौते से केस की दिशा बदलेगी क्या? क्योंकि कल भी वादी जो पीड़ित है उसके वकील ने भी कहा कि उन्होंने देखा है कि शिवम नहीं, मोहन चला रहा था गाड़ी। तो क्या सब कुछ पैसे से मैनेज कर लिया गया? क्या हाई प्रोफाइल आरोपी को शुरुआती तौर पर राहत दी गई? पहले उसकी गाड़ी को ढक कर रखा जाता है, एक बॉडीगार्ड रखा, एक बाउंसर रखा जाता है। क्या फोरेंसिक और सीसीटीवी सबूत निर्णायक होंगे या उनको भी पैसे के दम पर दबा दिया जाएगा? क्या पुलिस पर राजनीतिक प्रभावशाली दबाव था और इसीलिए पुलिस क्या इस तरह से ढुलमुल रवैया अपना रही थी? अब आपको इस खबर का इतिहास बताते और फिर पोस्टमार्टम इस खबर का करेंगे। खबर का इतिहास, 8 फरवरी 1:45 वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को कुचला। गाड़ी की कीमत 14 करोड़। ग्वालटोली थाने में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज होती है। गाड़ी सामने है, नंबर प्लेट सामने है, लेकिन रिपोर्ट होती है अज्ञात के नाम। पुलिस की चालबाजी यहीं से देखिए। 24 घंटे बाद एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जुड़ता है, वो भी तब जब सोशल मीडिया पर प्रेशर बनने लगता है। कोर्ट में 9 तारीख को कोर्ट में गाड़ी रिलीज हुई, ड्राइवर के सरेंडर की याचिका डाली जाती है। यह 9 फरवरी की बात है। आप देख रहे हैं किस तरह से केस बदलता जा रहा है। अब आरोपी शिवम के कारोबारी पिता का थाने में बयान दर्ज होता है और उसके बाद तारीख आती है 11 फरवरी। एसीजीएम 7 कोर्ट में याचिका पर सुनवाई की जाती है और सुनवाई में क्या होता है? शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी का प्रेशर बनता है और 12 फरवरी को शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाता है कल। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तार 4 दिन बाद होता है तो उसको जमानत मिल जाती है महज 4 घंटे में।
इधर ठीक से खबरें नहीं चलती है कि वो गिरफ्तार हो गया, उधर से खबर आने लगती है कि जमानत मिल गई भैया। मतलब कहानी अजब है। और यही सवाल हम कल उठा रहे थे कि अब गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा, मैनेज या कानून बड़ा? लेकिन लगता है कि मैनेज बड़ा हुआ। पैसे के दम पर सब बोलता है, सब चलता है। यही है क्या कानून? इस खबर का पोस्टमार्टम अब हम करेंगे और पोस्टमार्टम के जरिए हम आपको बताएंगे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इस मामले की शुरुआत से ही यह लाइन पुख्ता है, सटीक है इस पूरे केस पर। क्या सच में पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाता है? हो ही रहा है, देखने में तो वही लग रहा है। और हम ये क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। हादसे के बाद कार की ड्राइविंग सीट से शिवम उतरता है, यह बात हमने कल भी आपको बताई थी और आज फिर हम आपको यही बात बता रहे हैं कि ड्राइविंग सीट से उतरता है शिवम। पहले वकील कहते हैं कि कार नौकर मोहन चला रहा था। किसके? शिवम के वकील इस बात को कहते हैं। और उसके बाद फिर एक बयान सामने आता है जो वादी यानी कि पीड़ित के वकील कहते हैं कि वादी ने भी मोहन की पहचान की कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, शिवम नहीं। मैनेज हो गया था क्या? गिरफ्तारी हुई लेकिन चंद घंटों में ही जमानत मिल जाती है। कोई गरीब होता तो यकीन मानिएगा 3 से 4 साल की जेल होती। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने सभी जमानती धाराएं लगाई, उसको गिरफ्तार करने का पूरा नाटक किया कानपुर की पुलिस ने। शिवम की गिरफ्तारी को लेकर ऐसे हाथ पैर मचा रही थी कानपुर की पुलिस कि जैसे सीधा जेल भिजवा कर मानेगी। लेकिन सवाल यही कि क्या पुलिस की गिरफ्तारी केवल दिखावा रही? भैया सच में पैसे से सब गोलमाल हो जाता है, लगता तो ऐसे ही है। यहीं से आप इन सारी कहानी को समझ लीजिए। क्या सामाजिक दबाव के आगे पैसे के हाथ छोटे पड़ गए या कानून के हाथ छोटे पड़ गए और पैसे के बड़े हो गए? कानून के हाथ लंबे हैं या आगे भी सब कुछ मैनेज होता रहेगा? अभी तक तो मैनेज हुआ ही है। 20,000 के मुचलकों पर महज छोड़ दिया जाता है बॉन्ड पर। आपको एक कहानी सुनाते हैं क्योंकि अब वाइंड अप का भी समय है जाते जाते, कि एक बार एक बंदर को राजा बनाया गया। बकरी उसके पास पहुंची। बकरी ने कहा कि बंदर राजा साहब, मेरा बच्चा खोया गया। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़, चौथे पेड़ से 5वें पेड़ पर लगातार चक्कर काटता है। बकरी इस स्थिति को देख रही थी बंदर की और वो पूछती है कि महाराज आप 4 दिन से पेड़ पेड़ पर घूम रहे हैं, मेरा बच्चा कहां है? तो बंदर कहता है कि देख, बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन मेरी भागदौड़ में कमी हो तो तू बता। यही बात अब कानपुर की पुलिस कहेगी कि देखो हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी, उसको गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की, अदालत तक लेकर गए, अब वो जेल में गया नहीं गया उसमें हमारा क्या लेना देना? तो सिर्फ दिखावा कर रही थी क्या कानपुर की पुलिस? जमानती धाराओं में उसको गिरफ्तार किया गया, यह बात खुद कोर्ट ने कही। तो क्या पुलिस सिर्फ नाटक कर रही थी? वरना पुलिस का रवैया तो ऐसा लग रहा था कि सीधा जेल भिजवा कर रही मानेगी। बाकी आप भी समझदार हैं, सोचिए समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।